कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं हिंदी पेडागोजी करा रही हूँ और हमारा कल 6 टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम सेकंड टॉपिक देखेंगे जो कि भाषा बोधगम्यता में प्रवीणता का मूल्यांकन है। तो शुरू करते हैं। लेकिन जो नए हैं, सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। आइए हम लोग शुरू करते हैं कि आज हम क्या देखते हैं। 7 टॉपिक हमारा है हिंदी पेडागोजी का। 7 टॉपिक आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं मूल्यांकन क्या है इसमें, देखते हैं। चलिए, मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। कई अध्ययनों में हार्विट्स और कोप, ये 1986 में स्टैनवर्क और हार्विट्स 1986, अब्दुल हमीद 2005 से भी यह बात खुलकर सामने आई। ये देखिए, क्वेश्चन बन के आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका ये सन और ये नाम। ठीक है, सामने आई कि परीक्षाओं के भय से उत्पन्न तनाव उनके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्या बात खुल के सामने आई कि परीक्षाओं के भय से उत्पन्न तनाव, जो जैसे किसी एग्जाम का हम लोग को डर होता है तो हमें टेंशन हो जाती है ना, उसके डर से जो तनाव टेंशन उत्पन्न होती है उनके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये तो है ही, कोई भी टेंशन होगी तो हम रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं आएगा और हम अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं। इसीलिए आकलन विधियों को उबाऊ व भय पैदा करने के स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण व मज़ेदार बनाने के लिए विशेष प्रयासों की ज़रूरत है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से इसे देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। बोलचाल से लेकर अन्य कई भाषिक कौशलों, पढ़ना लिखना बोलना सुनना पर अनेक अध्ययन व शोध आदि हुए हैं। ये देखिए, मैंने ये भाषिक कौशल के बारे में बताया है आपको पहले भी, और वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि बोलचाल से लेकर अन्य कई भाषिक कौशलों, पढ़ना लिखना बोलना सुनना पर अनेक अध्ययन व शोध आदि हुए हैं और हम उनका लाभ उठा सकते हैं। आगे है, मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि मूल्यांकन क्या है, और ये इसके ऑप्शन में दे सकते हैं कि सतत चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है मूल्यांकन। ठीक है, और इसका उद्देश्य है सीखने वाले की भाषा की संरचना और एक रूपता की समझ का आकलन। और इसका उद्देश्य क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 बने हैं यहाँ। एक मूल्यांकन क्या है, तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और दूसरा उसका उद्देश्य सीखने वाले को भाषा की संरचना और एक रूपता की समझ का आकलन। इसे विभिन्न संदर्भों में उपयोग करने की क्षमता और इसके सौंदर्य परक पहलू को परख सकने की क्षमता का भी आकलन। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, आप इसे अच्छे से देखिएगा। इससे हमें सीखने वाले की वास्तविक स्थिति का पता चलता है और उसकी स्थिति स्तर को बेहतर बनाने के लिए समय पर उचित हस्तक्षेप करने के लिए आवश्यक पहल करने का भी इशारा मिलता है। ये समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। चलिए आगे देखते हैं। सीखने वाले का मूल्यांकन भाषिक ज्ञान और संप्रेषणात्मक कौशल दोनों के स्तरों पर होना चाहिए। सीखने वाले का मूल्यांकन खुद उसके संदर्भ में और उसके साथियों के साथ रखकर किया जाना चाहिए, जिसके लिए कई तरह की जांच की जा सकती है। खुले या बंद प्रश्न, बहुवैकल्पिक किस्म के प्रश्न, या यूं ही मन चाहे सबक, समूह कार्य और प्रोजेक्ट आदि के आधार पर भी विद्यार्थी की प्रगति मूल्यांकन के नए तरीके शुरू किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें समझ आ गया होगा कि मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। तो उसी की ये थोड़ी सी तरीके बताएं। आगे है परीक्षणों के प्रकार। परीक्षण क्या होता है, जैसे कोई बालक है ना, जो विद्यालय में रह के जो भी वो सीखता है, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है और विद्यालय में रह के जो सीख रहा है तो वही चीज़ उसकी उपलब्धि कहलाती है ना।
लेकिन उपलब्धि की जांच कैसे की जाएगी? तो जो बच्चों की उपलब्धि की जांच करेंगे हम, उसे हम वो परीक्षाओं के रूप में की जाएगी, या ये कह लीजिए कि उपलब्धि की जांच करने के लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं उन्हें उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, आपकी समझ आ गया होगा कि बच्चा जो विद्यालय में सीखता है वो उसकी उपलब्धि कहलाती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बन के आ सकता है। लेकिन जो उसकी उपलब्धि की जांच करते हैं या मूल्यांकन करते हैं उसे हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, बालक द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन क्या कहलाता है? जो बालक ग्रहण करता है या उसका ज्ञान होता है जो उसने ग्रहण किया है, या उसकी जो कुशलता, किसी कार्य में कुशलता होती है, या उसकी क्षमता, उन सब का मापन क्या कहलाता है? वो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ही होता है। ठीक है, इतना तो आपकी समझ आ रहा होगा। और क्या होता है उपलब्धि परीक्षण? जो छात्र हम उसे एक टाइम देंगे कि इस टाइम में ही उसे वो अपने क्षमता के हिसाब से या अपने कौशल के हिसाब से एक निश्चित समय में उस विषयों में शिक्षण प्राप्त करते हैं वो। ठीक है, परीक्षण क्या होता है? जो हम शिक्षक छात्र को एक निश्चित समय में उनका ज्ञान है उसका मूल्यांकन करने के लिए उसे कुछ कार्य देता है। उस कार्य को जो वो करवाता है किसी परीक्षा के द्वारा, तो उसी को उसका मापन या मूल्यांकन जो करता है वही उसका परीक्षण होता है, उपलब्धि परीक्षण होते हैं। लेकिन उपलब्धि परीक्षणों को भी बहुत नामों से जाना जाता है। तो वो क्या क्या हैं उपलब्धि परीक्षण? उपलब्धि परीक्षण होते हैं प्रमाणीकृत, अध्यापक निर्मित परीक्षण। और अध्यापक निर्मित परीक्षण के अंतर्गत भी कई परीक्षण होते हैं, जैसे निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? अध्यापक निर्मित परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे ही और भी हैं, तो मैं और भी आपको बताऊंगी। पहले हम ये देखते हैं आगे क्या है। और संप्राप्ति परीक्षण होता है, निष्पत्ति परीक्षण होता है। तो ये सारे क्या हैं? उपलब्धि या अभिक्षमता के परीक्षण, ये सारे जिनका उद्देश्य क्या होता है? एक समान होता है। लेकिन और इनका उद्देश्य क्या होता है कि छात्र की जो उसकी क्षमता है या उसकी रुचि है, अभिक्षमता, ये सब उसका मापन या मूल्यांकन करने के लिए होता है ये सारे परीक्षण। उपलब्धि परीक्षणों को क्या माना गया? उपलब्धि परीक्षणों को अभिक्षमताओं का संकेतक माना जाता है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण जो होते हैं उन्हें क्या माना जाता है? अभिक्षमताओं का संकेतक। तो यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा कि परीक्षण क्या होते हैं, उपलब्धि परीक्षण क्या होते हैं, ये आपकी समझ में आ ही गया होगा। आगे हम देखते हैं हमने कहाँ पे छोड़ा था। ये हमारा हो गया था शायद, है ना? एक मिनट, हाँ ये वाला हमारा पैराग्राफ हो गया था। आगे हम इसमें देखते हैं सीखने वाले का मूल्यांकन भाषिक। अच्छा, ये हो चुका था हमारा। चलिए यहाँ देखते हैं। वही समझाने के चक्कर में अपना टॉपिक ही भूल गई मैं बस वो अपने परीक्षणों के बारे में बता रही थी कि परीक्षण क्या होते हैं और किस तरह से वो कार्य करते हैं और किस तरह के होते हैं, बस वही बता रही थी। आगे देखते हैं परीक्षणों के प्रकार। देखिए, लेकिन ये भी आ गए है ना। परीक्षणों का अर्थ है ज्ञान, क्षमता व प्रदर्शन की किसी भी विधि से मापन। वही चीज़ मैं आपको समझा रही थी कि क्या है परीक्षण का मतलब? ज्ञान, क्षमता व प्रदर्शन का किसी भी विधि से मापन करना। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है कि परीक्षण का प्रकार क्या है। भाषा शिक्षण के मामले में जांच को कक्षा कार्य के ही विस्तार के रूप में देखा जाना चाहिए, जो सीखने वाले व सिखाने वाले दोनों के लिए उपयोगी सूचनाएं प्रदान करने में सहायक हो और जिनका उपयोग करने के तरीके और सामग्री को विकसित करने हेतु किया जा सके। ये आपकी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। देखिए, ये देखिए अभिरुचि परीक्षण, ये क्या है आइए देखते हैं। इसमें अभिरुचि परीक्षण में विद्यार्थी में द्वितीय विदेशी भाषा को सीखने की क्षमता है या नहीं, अथवा इस प्रकार की कोई संभावना है या नहीं, इसकी जांच इस परीक्षण के द्वारा की जाती है। इससे वे विद्यार्थी चुनकर सामने लाए जा सकते हैं जो उक्त भाषा को सीखने के काबिल हों। अभिरुचि परीक्षण क्या है? तो
तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अभिरुचि परीक्षण में विद्यार्थी द्वितीय भाषा यानी विदेशी भाषा को सीखने की क्षमता उसमें है या नहीं, इस प्रकार की संभावना है या नहीं, इसकी जांच की जाती है अभिरुचि परीक्षण में। ठीक है, आगे है कसौटी संदर्भित परीक्षण। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि कसौटी संदर्भित परीक्षण क्या है। तो इस परीक्षण का उद्देश्य निश्चित होता है, ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य निश्चित होता है अर्थात खास वस्तु से संबंधित होता है। निदानात्मक और उपलब्धि परक जांच इस श्रेणी में आते हैं। क्या आते हैं इस श्रेणी में? कसौटी संदर्भित परीक्षण में क्या आते हैं? निदानात्मक और उपलब्धि परक जांच इस श्रेणी में आते हैं। निदानात्मक जांच से पता चलता है कि पाठ्यक्रम के किसी विशिष्ट पहलू के ज्ञान में विद्यार्थी की क्या स्थिति है, उसने कितना सीखा है। यह कोर्स की किसी इकाई की समाप्ति के उपरांत लिया जाता है। उपलब्धि परक जांच में विद्यार्थी की अन्य विद्यार्थियों की तुलना में जो स्थिति होती है उसकी जांच की जाती है। इस जांच का उद्देश्य यह जानना होता है कि जो लक्ष्य घोषित किए गए थे उन्हें कहाँ तक प्राप्त किया जा सका। तो ये आपकी समझ आ गई होगी कि क्या होता है कसौटी संदर्भित परीक्षण। आगे देखते हैं मानक संदर्भित परीक्षण। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के आ सकते हैं कि इनका नाम दिया जाए और इनके बारे में दिया जाए ऑप्शन में, तो आप लोग यहाँ ध्यान से इसे पढ़िएगा और समझिएगा। जो ना समझ आए मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। यह परीक्षण ग्लोबल भाषा योग्यता की जांच है। अधिकांश रोजगार और दक्षता संबंधी जांच इसी तरह की होती है। देखिए, यह परीक्षण मानक संदर्भित परीक्षण क्या है? यह परीक्षण ग्लोबल भाषा योग्यता की जांच है। ग्लोबल भाषा की जांच है योग्यता की, याद रखिएगा। अधिकांश रोजगार और दक्षता संबंधी जांच इसी की तरह की होती हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थी ने जो कुछ सीखा उसे वह कहाँ तक वास्तविक स्थिति में कार्यान्वित करने के काबिल है। मतलब जो विद्यार्थी ने सीखा है वो अपनी जो वास्तविक जिंदगी है या वास्तविक स्थिति है उसमें उसका वो यूज़ कर रहा है या नहीं, या कर सकता है या नहीं, और क्या वह विशिष्ट योग्यताओं के संदर्भ में एक मानक स्तर तक पहुंच सका। ये परीक्षण वस्तुनिष्ठ या वर्णनात्मक हो सकते हैं। ठीक है, मानक संदर्भित परीक्षण वस्तुनिष्ठ या वर्णनात्मक हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंकन यांत्रिक ढंग से किया जा सकता है। उसमें बहुवैकल्पिक रूपांतरण पर आधारित अधूरे वाक्यों को पूरा करने, सही गलत जोड़े मिलाने और जैसे प्रश्न आते हैं। वर्णनात्मक परीक्षण के मामले में परीक्षक के निजी फैसले का महत्व होता है और अंकन ज़्यादा कठिन व समय लेने वाला होता है। यदि परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा हो तो इस तरह की जांच संभव नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें कैसे परीक्षण होते हैं, जैसे बहुविकल्पिक प्रश्न दे दिए ऑप्शन वाले, या रूपांतरण, अधूरे वाक्य दे दिए, जैसे आज अगर बरसात होती तो, बस यहाँ छोड़ दिया। उसके आगे जो भी उसके माइंड में आएगा तो वो उसे अपने क्षमता के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से उसे कंप्लीट करेगा। कुछ भी कर सकते हैं कि आज अगर बरसात होती तो मैं घूमने जाता या मैं पकौड़े खाता, कुछ भी हो सकता है। तो ये उसका मूल्यांकन करने में हमें सहायता करते हैं। तो ये उसी तरह के परीक्षण हैं। या सही गलत कोई भी वाक्य दे दिया, उस पर अपनी सोच के हिसाब से सही गलत का निशान लगाना, या जोड़े मिलाना, मैचिंग, इसी तरह के इसमें प्रश्न वगैरह दिए जाते हैं। परीक्षण तैयार करना। अब देखिए परीक्षण कैसे तैयार किए जाते हैं। ये तो है नहीं कि एकदम से कोई भी प्रश्न आपने लिख दिया या कुछ भी तैयार कर दिया, ऐसे नहीं होता। इसका भी एक तरीका होता है। तो परीक्षण कैसे तैयार करते हैं? कोई भी परीक्षण तैयार करने की प्रक्रिया, यहाँ तक कि कक्षा के भीतर की भी, मुख्यतः 3 चरणों में संपादित होती है। परीक्षण की प्रक्रिया कितने चरणों में संपादित होती है? शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है 3 चरणों में। और वो कौन कौन से हैं? अभिकल्प, संचालन, परीक्षण का प्रशासन। अभिकल्प क्या है? अभिकल्प तैयार करने की अवस्था में प्रश्नों का विवरण। क्या है अभिकल्प? ये शॉर्ट क्वेश्चन में बन रहा है। अभिकल्प तैयार करने की अवस्था में प्रश्नों का विवरण, पहचान और चुनाव शामिल होता है। संचालन
ऑपरेशन की अवस्था में परीक्षण में प्रयुक्त किए जाने वाले विविध कार्यों के विशेष विवरण तैयार किए जाते हैं। साथ ही एक खाका भी तैयार किया जाता है। तो ये है अभिकल्प। आगे देखते हैं, जो कि यह बताता है कि वास्तविक परीक्षण का रूप देने के लिए जांच कैसे की जाएगी। इसमें वास्तविक परीक्षा संबंधी कार्य, लिखित अनुदेश और अंकन की क्रिया विधियां भी शामिल होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्यान्वयन की अवस्था में परीक्षण लिया जाता है, सूचनाएं एकत्र की जाती हैं तथा अंकों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें वही परीक्षण उससे लिया जाता है और उसके आधार पर सूचनाएं एकत्र की जाती हैं कि क्या आंसर आए हैं, या उसी हिसाब से उसके बाद विश्लेषण किया जाता है। परीक्षण का विकास शिक्षक को परीक्षण की उपयोगिता और गौर से देखने पड़ताल करने का अवसर प्रदान करता है। विकास की यह प्रक्रिया अनुक्रियात्मक होनी चाहिए। यह बाद में जांच प्रश्नों के पुनर्विचार और उन्हें दोहराने में सहायक सिद्ध होती है। साथ ही अंकन की पद्धति को भी निर्मित व विकसित करने में यह मददगार साबित होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। समझाने जैसा कुछ है नहीं। आगे देखते हैं, परीक्षण के लिए दिए जाने वाले कार्य। क्या कार्य दिए जाते हैं परीक्षण के लिए? परीक्षण कार्य कई तरह के होते हैं, जैसे अनुत्पादक परीक्षण कार्य, क्लोज परीक्षण करना, श्रुत लेखन, अनुवाद, नोट लेना, संयोजन आदि। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि परीक्षण के लिए कौन कौन से कार्य दिए जाते हैं। तो ये सारे कार्य दिए जाते हैं। ऑप्शन में कोई भी एक आ सकता है। उत्पादन परीक्षण कार्य जैसे जोड़ा मिलाना, बहुवैकल्पिक क्रमबद्ध करना आदि से लेकर पोर्टफोलियो आकलन, एक खास अवधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए सृजनात्मक कार्य तक। ठीक है, क्या है ये? एक खास अवधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए सृजनात्मक कार्य तक। आगे है भाषा का पोर्टफोलियो, प्रपत्रों का संगठित व क्रमबद्ध संग्रह हो सकता है जिसे विद्यार्थी ने खास समय के दरमियान में किया हो और उसे व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसे मानक परीक्षण पद्धतियों के विकल्प के रूप में देखा जाता है। इससे विद्यार्थी में सीखने के को प्रति दायित्वबोध पनपता है। भाषिक मूल्यांकन के आधुनिक तरीके यह सुझाते हैं कि विविक्त बिंदुओं और समाकलनात्मक परीक्षणों का संतुलित समूह बनाना उपयोगी हो सकता है। समकलनात्मक परीक्षण जैसी बंद प्रक्रिया, क्लोज्ड प्रोसीड्योर, जो गेस्टाल्ट समग्राकृति विज्ञान पर आधारित हो, सभी स्तरों पर विविध रूपों में सृजनात्मक ढंग से ढाला जा सकता है। इसी प्रकार से विशेषकर बहुभाषी कक्षा में अनुवाद को विभिन्न कार्य से प्रयुक्त किया जा सकता है। ये आपकी समझ में आया कुछ कि नहीं? वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इसे समझाऊं। भाषिक मूल्यांकन के आधुनिक तरीके यह सुझाते हैं। क्या सुझाते हैं? जो विविक्त बिंदुओं और समकलनात्मक परीक्षणों का संतुलित समूह बनाना उपयोगी हो सकता है। समकलनात्मक परीक्षण जैसी बंद प्रक्रिया, क्लोज प्रोसीड्योर, जो गेस्टाल्ट समग्राकृति मनोविज्ञान पर आधारित हो, सभी स्तरों पर विविध रूपों में सृजनात्मक ढंग से ढाला जाता है। ये आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं, और ऑप्शन में ये दिया जा सकता है। यथार्थता, ये क्या है? विश्वसनीयता होगा, ये शायद यही होता है। जांच में सुगमता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, आगे वैज्ञानिकता, तार्किकता, ये क्या हैं? ये सारे मूल्यांकन की विशेषताएं। तो ये सारी आ सकती हैं। आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसे तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। पहली है यथार्थता। जिन इकाइयों पर बल दिया जाता है उन्हीं का परीक्षण होना चाहिए, अर्थात शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को जो सिखाया पढ़ाया गया है, मूल्यांकन उसी पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन यथार्थवादी होना आवश्यक है। बस इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें यही बताया है कि जो छात्रों को सिखाया जा रहा है
उसी पर आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि हम और कुछ उसमें वो कर दें। जो हमने सिखाया है उसी का तो हम मूल्यांकन करेंगे, उसी पे तो परीक्षा हम तैयार करेंगे। आगे है विश्वसनीयता। मूल्यांकन में विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक है। किसी शिक्षक द्वारा समय अंतराल से उसी विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है जो विद्यार्थी का स्थान वही होना चाहिए जो पूर्व में मापन एवं मूल्यांकन द्वारा प्राप्त हुआ था। प्राप्तांकों में भी असमानता ना हो। विश्वसनीयता का मतलब यही है कि जब हमने परीक्षण किया, एक बार किया, 2 बार किया या 4 बार किया, जितनी बार भी परीक्षण किया उसका मापन करने पर या मूल्यांकन करने पर रिजल्ट एक ही समान आना चाहिए। ये नहीं कि एक बार हमने किया तो चेंज आ गया, फिर दोबारा किया तो चेंज आ गया, ऐसा नहीं। हर बार उसका मापन और मूल्यांकन के बाद जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है वो सेम ही आना चाहिए, तो उसे कहते हैं विश्वसनीयता। और एक परीक्षा में विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण है, ये उसका प्रमुख गुण है परीक्षण का। आगे जांच में सुगमता। मूल्यांकन पद्धति इतनी सुगम होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों की क्षमताओं, योग्यताओं तथा शैक्षणिक कुशलताओं की जांच सुगमता से की जा सके तथा उनकी कमियों और योग्यताओं को बताया जा सके। जब हम कोई परीक्षण तैयार करते हैं और फिर उसका मूल्यांकन करते हैं तो परीक्षण ऐसा होना चाहिए कि उसका मूल्यांकन बहुत आसानी से और विद्यार्थियों की क्षमताओं और योग्यताओं के हिसाब से किया जा सके। ये नहीं कि कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना, तो उनकी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों की क्षमता कितनी है या उनकी योग्यता क्या है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के एक परीक्षण तैयार किया जाना चाहिए जिससे उसकी जांच में सुगमता हो, मतलब आसानी से वो उसकी जांच की जा सके। आगे वस्तुनिष्ठता। प्रश्न ऐसा बनाना चाहिए जिसका उत्तर एक ही हो। वस्तुनिष्ठता होने से मूल्यांकन में किसी प्रकार की मनमानी नहीं हो सकती, इससे मूल्यांकन सच्चा होता है। देखिए क्या होता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनके आंसर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आंसर जब बहुत सारे होंगे तो इंसान अपने मन से कोई भी आंसर कर देगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जिनका सटीक, ये जो होते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो उनमें एक टू दी पॉइंट हमें राइट लगाना होता है, ये नहीं अंदाज़ा नहीं चलता वहाँ। तो वही चीज़ है कि वहाँ पे हमें एक टू दी पॉइंट राइट आंसर, जो जब भी कोई उस सवाल को सुने, उस प्रश्न को सुने, तो हर एक के माइंड में वही क्लिक करे कि ये इसका आंसर है। क्योंकि आजकल पता है कंप्यूटर से कॉपियाँ चेक होती हैं, तो बिल्कुल टू दी पॉइंट राइट आंसर उसका होना चाहिए। तो बस यहाँ वही चीज़ कह रहे हैं कि वस्तुनिष्ठता का गुण उसमें होना जरूरी है कि ऐसे प्रश्न तैयार करें कि उसका आंसर सिर्फ एक ही हो, जहां अंदाजा नहीं लगाया जा सके, बस आंसर जिसे पता हो वही राइट कर सके। आगे है व्यवहारिकता। मूल्यांकन व्यवहारिक होना चाहिए ताकि उसे व्यवहार में लाया जा सके। इसमें तो समझाने जैसा कुछ है नहीं। आगे वैज्ञानिकता। मूल्यांकन सत्यता, यथार्थता, वैधता, व्यवहारिकता, वस्तुनिष्ठता के गुण और लक्षणों के अनुकूल होने पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत हो सकता है। प्रश्नों के निर्माण में भी वैज्ञानिकता होनी चाहिए। देखिए जिस परीक्षण में ये सारे गुण होंगे जो अब तक मैंने पढ़ाए हैं और पढ़ा रही हूँ, परीक्षण की विशेषताएं, ठीक है, जिस परीक्षण में यथार्थता होगा, विश्वसनीयता होगा, जांच में सुगमता होगी, वस्तुनिष्ठता होगी और व्यवहारिकता होगी, वैज्ञानिकता होगी, तार्किकता होगी, ये सारे गुण जिस परीक्षण में हैं तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो वैज्ञानिक परीक्षण कहा जाएगा, ठीक है। आगे तार्किकता। तार्किकता का मतलब तो जानते ही होंगे। पाठ्यक्रम की समस्त इकाइयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे विद्यार्थियों की चयन प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और वह संपूर्ण अध्ययन हेतु तत्पर होता है। अनेक प्रश्न तार्किक प्रश्न स्तर पर तैयार किए जाते हैं जिससे वैज्ञानिकता की विशेषता के साथ तार्किकता का गुण भी आ जाता है। आइए आगे देखते हैं। हिंदी की विभिन्न विधाओं का मूल्यांकन। श्रवण कौशल का मूल्यांकन। श्रवण क्या होता है जानते ही होंगे, सुनना। साहित्य की विभिन्न विधाओं का शिक्षण करते समय अध्यापक
संबंधित विषय वस्तु की चर्चा छात्रों के सामने करता है। छात्रों ने विषय वस्तु को ग्रहण किया या नहीं, इसके लिए पाठ का सार पूछकर, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछकर छात्रों के श्रवण कौशल की जांच परख कर सकता है। इसमें कुछ ऐसा समझाने जैसा है नहीं, बस वही चीज़ दी हुई है कि साहित्य की विभिन्न विधाओं का शिक्षण करते समय अध्यापक संबंधित विषय वस्तु की चर्चा करता है छात्रों से और प्रश्न पूछता है, और जिस हिसाब से वो आंसर करते हैं तो वो उनकी जांच करता है कि इन्होंने कितना ऑब्जर्व किया। आगे है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। छात्र अपने भाव, विचारों तथा अर्जित अनुभव का मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना भाषा शिक्षण की विभिन्न विधाओं के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास किस स्तर तक हुआ है, इसकी जांच मौखिक परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा की जा सकती है। विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों जैसे भाषण, कविता, पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता करवाकर उनके मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की जांच की जा सकती है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल वही चीज़ जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या होता है कि अपने जैसे जो बोल के मतलब अपने भावों या विचारों को कैसे व्यक्त किया जाएगा दूसरों के सामने, कोई चर्चा करके या कोई पाठ पढ़ाकर, कोई भाषण तैयार करके, कोई कविता सुनाकर, ठीक है। और उसमें अपने जो मतलब ऐसा नहीं कि कविता आप सुना रहे हो या कुछ भी आप पाठ पढ़ा रहे हो तो उसमें आपके भाव चेंज आ रहे हैं। जहाँ जिस रस की ज़रूरत है, जैसे वीर रस की कोई कविता है तो वहाँ वीर रस के भाव आने चाहिए और वीर रस ही आपको आपके हाव भाव में दिखाई देना चाहिए। तो वही है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। आगे उच्चारण कौशल। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास में शुद्ध उच्चारण का महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्य पुस्तक का कोई परिच्छेद पढ़वाकर विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछकर शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनका उच्चारण करवाकर उच्चारण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए उच्चारण का क्या मतलब है, आप सही से पढ़ पा रहे हो या नहीं, शब्दों को सही ढंग से पढ़ना उच्चारण कौशल के अंतर्गत आता है। अब क्या है, हमने आपको पढ़ के सुनाया, शिक्षक ने पढ़ के सुनाया, अब बच्चे उसे कितना सही पढ़ पा रहे हैं या कितना नहीं पढ़ पा रहे, तो उसकी जांच हम कैसे करेंगे। उन शब्दों को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके प्रश्न पूछेंगे, बच्चों से जवाब सुनेंगे, उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड पर लिखवा कर देखेंगे। लिखने के बाद अगर बच्चे सही लिख रहे हैं तो ठीक है, उसके बाद हम उन्हें दोबारा से पढ़वा के देखेंगे कि आपने इसे क्या लिखा है। आपने हो सकता है कुछ बच्चे सही लिखते हैं लेकिन बोलते गलत हैं, और कुछ बच्चे बोलते सही हैं लेकिन लिखते गलत हैं, तो हम उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखवाएंगे, उसके बाद उन्हें पढ़वाएंगे, तब हमें पता चलेगा, तब हम उनका उच्चारण कौशल का मूल्यांकन कर सकेंगे। तो ये वही चीज़ है। आगे है वाचन कौशल। साहित्य की सभी विधाएं छात्रों में वाचन कौशल विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। छात्र गद्य, पद्य व महान साहित्यकारों की महान रचनाओं को पढ़कर उनमें व्यक्त विचारों से परिचित होते हैं। अतः भाषा की शिक्षा में छात्रों में वाचन योग्यता का विकास करना भी आवश्यक हो जाता है। वाचन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए पुस्तक से कोई पाठ, अनुच्छेद या पाठ का अंश पढ़ने के लिए कहा जाता है। छात्रों को पढ़ते समय उनकी गति, यति, उतार चढ़ाव, बल, विराम का निरीक्षण कर वाचन कौशल के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए वाचन कौशल क्या है, पढ़ना, ठीक है। अब छात्र कितना पढ़ पा रहा है और कितनी अच्छी तरह पढ़ पा रहा है, ये हम कैसे मूल्यांकन करेंगे। बच्चों को कुछ भी पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा, किसी भी साहित्यकार की किताब, रचना या गद्य पद्य का कोई भी चैप्टर, कुछ भी उसे पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा, कोई अनुच्छेद, उसके बाद देखा जाएगा कि बच्चे की जो पढ़ने की गति, यति या उतार चढ़ाव ये किस तरह से आ रहे हैं। जहाँ विराम है तो वो रुक रहा है या नहीं, या जिस तरह से कहीं उतार आ रहा है, कहीं चढ़ाव आ रहा है, तो वो उस तरह से पढ़ रहा है या नहीं, या ये एक सार में पढ़ता चला जा रहा है। तो वही चीज़ हम उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, बच्चे को कोई भी पैराग्राफ देकर उससे पढ़वा कर, ठीक है। ये होता है वाचन कौशल। आगे है शब्द, सूक्ति, मुहावरे एवं लोकोक्ति का ज्ञान।
साहित्य की विभिन्न विधाओं के शिक्षण द्वारा छात्रों को शब्द सूक्तियों लोकोक्तियों का ज्ञान कराकर उनके शब्द भंडार में वृद्धि की जाती है। शब्द भंडार कितना विकसित हुआ है कि मूल्यांकन के लिए शब्दार्थ, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का अर्थ पूछकर शब्दावली के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि शब्द, सूक्ति, मुहावरे एवं लोकोक्ति का ज्ञान। देखिए जो मैंने अभी तक पढ़ाए थे ऊपर, इनमें शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे थे, मैं भूल गई आप लोग को बताने, तो आप लोग देख लीजिएगा कि श्रवण कौशल का मूल्यांकन के अंतर्गत क्या है। ये हिंदी की विभिन्न विधाओं का मूल्यांकन के अंतर्गत ये सारे मूल्यांकन आते हैं, तो आप लोग इन्हें शॉर्ट क्वेश्चन में देख लीजिएगा। मुझे ध्यान नहीं रहा था, मैं बस पढ़ाती चली गई। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो इसके अंतर्गत क्या था कि हम कैसे उनका शब्द भंडार में बढ़ाएंगे बच्चों का, छात्रों का। उन्हें लोकोक्तियों का ज्ञान कराएंगे, मुहावरों का ज्ञान कराएंगे, उन्हें शब्द, पर्यायवाची शब्दों का, विपरीतार्थक शब्दों का, ये सब हम उन्हें कराएंगे, जिससे उनका शब्दावली के ज्ञान में ज्ञान का भंडार बढ़े, जिससे वो हिंदी भाषा को अच्छे से और सही ढंग से उसका प्रयोग कर सकें। फिर हम उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे? हम उनसे पूछेंगे कि इस शब्द का क्या अर्थ है, या इसके पर्यायवाची बताओ, या विपरीतार्थक शब्द बताओ, मुहावरे का अर्थ बताओ, लोकोक्ति का अर्थ बताओ। तो ये सब पूछकर हम छात्र का मूल्यांकन करेंगे। आगे पाठ्य सामग्री के ज्ञान का मूल्यांकन। इसमें क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके बने हैं, ठीक है। इसमें देखिए पाठ्य सामग्री के ज्ञान का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया जाता है। उनके मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ एवं लघुत्तर परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया जाता है और मूल्यांकन के लिए क्या किया जाता है, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ या लघुत्तर परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं। बौद्धिक शक्ति का मूल्यांकन, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि बौद्धिक शक्ति का मूल्यांकन क्या है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में व्यक्त भाव, अनुभव, विचारों को छात्रों के समझने योग्य बनाना भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर लिखित परीक्षा के द्वारा छात्रों की बौद्धिक शक्ति का मूल्यांकन होता है। ये क्या है, बौद्धिक शक्ति का मूल्यांकन क्या है? साहित्य की विभिन्न विधाओं में व्यक्त भाव, अनुभव, विचारों को छात्रों के समझने योग्य बनाना। किसको? विभिन्न विधाओं में व्यक्त जो भाव हैं या अनुभव हैं या विचार हैं, उनको छात्रों के समझने योग्य बनाना। किस तरह से हम अपनी भाषा में उन्हें समझाएंगे, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? साहित्य की विभिन्न विधाओं में व्यक्त भाव, अनुभव, विचारों को छात्रों के समझने योग्य बनाना, ठीक है। मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर लिखित परीक्षा के द्वारा छात्रों की बौद्धिक शक्ति का मूल्यांकन करना। हम उनसे प्रश्न पूछकर उनकी जो लिखित परीक्षा है उसके बौद्धिक शक्ति का मूल्यांकन होता है उससे, ठीक है। आगे है व्याकरण ज्ञान का मूल्यांकन। ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, चलिए जल्दी से करा देती हूँ क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। बच्चे व्याकरण का कितना ज्ञान रखता है? बच्चे व्याकरण का कितना ज्ञान रखते हैं? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये व्याकरण ज्ञान का मूल्यांकन के अंतर्गत ये आ सकता है, ठीक है, ऑप्शन में। आगे है सृजनात्मक योग्यता का मूल्यांकन। निबंध, कहानी, पत्र आदि की रचना द्वारा किसी कहानी का सार लिखवाकर, कहानी, नाटक आदि के पात्रों के चरित्र, चित्रण एवं उद्देश्य लिखवाकर छात्रों की सृजनात्मक योग्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है। सृजनात्मक योग्यता का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? निबंध, कहानी, पत्र आदि की रचना द्वारा, मतलब हम उनसे निबंध लिखने की कहेंगे, कहानी लिखने की कहेंगे या पत्र लिखने की कह सकते हैं, या फिर किसी कहानी का सार लिखवाकर कि हमने कोई कहानी उन्हें पढ़ के सुनाई, उसके बारे में हमने उनसे शॉर्ट में लिखने के लिए कहा।
उसके बाद नाटक आदि के पात्रों का चरित्र चित्रण, या हमने कोई कहानी उन्हें बताई सुनाई, उसके बारे में जो उसमें पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण या उद्देश्य लिखवाकर छात्रों की सृजनात्मक योग्यता का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, आगे है समीक्षात्मक योग्यताओं का मूल्यांकन। इसके अंतर्गत ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, किसी भी विषय वस्तु के गुण दोष को परखने वाला व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर गुण दोषों की परख कर सही दिशा निर्धारण में समर्थ होता है। छात्रों की समीक्षात्मक योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए लघुतरात्मक निबंधात्मक परीक्षा का प्रयोग करना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ये क्या है, ये कि समीक्षात्मक योग्यताओं का मूल्यांकन के अंतर्गत क्या है, किसी भी विषय वस्तु के गुण दोष को परखने वाला व्यक्ति, जैसे किसी का कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि हर चीज़ के गुण दोष देखता है, हर एंगल से उस चीज़ को देखता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, जीवन के हर मोड़ पर गुण दोषों की परख कर सही दिशा में निर्धारण में समर्थ होता है। जो व्यक्ति हर चीज़ का नेगेटिव वो भी देखेगा और पॉजिटिव भी, तो वो सही दिशा में अपना डिसीजन ले सकता है। छात्रों की समीक्षात्मक योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए लघुतरात्मक निबंधात्मक परीक्षा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का 7 टॉपिक। आधा करा रही हूँ, बाकी का कल देखेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबे टॉपिक हैं, एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। कल हम इसका ये देखेंगे 7 टॉपिक का ही परीक्षा। तो आज के लिए इतना ही, इसे अच्छे से याद करिए। और बिटवीन द चैप्टर भी आ सकते हैं, वही आते हैं खैर क्वेश्चन, उसी में से शॉर्ट बनते हैं। आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से याद कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा। जो समझ ना आई हो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं। एक तो मेरा फ़ोन बहुत हैंग करता है, तो मैं सोचती हूँ जल्दी करा दूँ, नहीं तो मैं समझाना तो इसमें बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन मैंने बहुत जल्दी में कराया है। अगर आप लोग को दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, आपकी लाइक बहुत कीमती है मेरे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।